हेलो गाइज, वेलकम बैक एक बार फिर से। स्वागत है सर आप सबका हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर में सर। और पिछले 2 दिन से सर लेक्चर रिकॉर्ड हो नहीं पा रहे थे, मेरे से थोड़ी सी दिक्कतें चल रही थी। दिक्कत नहीं चल रही थी, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि मतलब कुछ तो भी था जिसकी वजह से 2 दिन से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आप लोग ये फ्यूचर में देख रहे होगे, करंट में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तो कोई देख नहीं रहा है। बट सीन ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले सर रिज़ल्ट आया। May 24 अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आया। मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं क्लियर हो जाऊँगा दोनों ग्रुप। तो जब रिजल्ट देखा तो पता चला कि दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हैं। तो खुशी का माहौल था काफ़ी। और समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो पूरा दिन बाहर ही था मैं। अगले दिन भी फिर कुछ ना कुछ इधर उधर करके दिक्कत ये आ रहा था कि मेरा आईटीटी पेंडिंग है। आर्टिकलशिप चालू करनी है तो आपका ओसी भी जो है कंप्लीट होना चाहिए और आईटीटी भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। दोनों ट्रेनिंग आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हो ऑफिशियली। तो यहाँ पे दिक्कत ऐसे आ रही थी कि मेरी ओसी तो हो चुकी है, November 23 का जो अटेम्प्ट दिया था तभी ओसी कर लिया था। आईटीटी के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन टाइम कम पड़ रहा था तो फिर उसको मेरे को कैंसिल करना पड़ा। तो वही मैं चक्कर काट रहा था आईसीआई की ब्रांच पे, जो नासिक में रहता हूँ मैं, तो नासिक की ब्रांच में मैं चक्कर काट रहा था कि भाई जो भी अपकमिंग बैच है उसके अंदर अगर कुछ कैंसिलेशन होते तो जगह मिल जाए। तो वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा रहा था, चक्कर मार रहा था, तो वो तो हुआ नहीं। आईटीटी तो थोड़ा अभी लेट ही होएगा मेरा, और आर्टिकलशिप भी थोड़ा सा फिर उसके हिसाब से लेट ही हो जाएगा ऑफिशियली। अनऑफिशियली हो सकता है कुछ भी, बट ऑफिशियली तो फिर वो चीज़ें थोड़ी लेट हो जाएगी। तो उसके वजह से वो सारी चीज़ें थोड़ा सा समझने के लिए कि कैसे आगे क्या होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर मेरे को मतलब मेरे दोस्त तो मेरे को बहुत गालियाँ दे रहे कि यार तूने पहले आईटीटी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग ने आईटीटी छुट्टियों में कर लिया और उनका भी हो गया। तो मेरे को भी बोल रहे थे तू भी हमारे साथ कर लेता छुट्टियों में, तो छुट्टियाँ भी मतलब वो कर। बट मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं होऊंगा वगैरह, मतलब ठीक है। और ख़ास बात एफ में अगर मैं तुमको मेरे मार्क्स बताऊँ तो 52 मार्क्स आए। अपन आर टी आई करके अपनी कॉपी मंगा लेंगे। मैं सही बताऊँ, मेरा एफ के पेपर में मेरा कुछ भी खास मैंने किया नहीं है। जितने भी मेरे को मार्क्स मिले 52 मिले। 52 में मेजर देख लेना तुम, में मेरे को मार्क्स मिले रहेंगे। आरटीआई करके अपन जब अपनी कॉपी मंगा लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि अपने को किस में कितने क्या मिले। तो डेफिनेटली उस टाइम अगर अपन लेक्चर कर रहे रहेंगे तो लेक्चर में ही वो चीज़ शेयर कर लूँगा तुमको कॉपी। मेरे ख्याल से तब तक अपन शायद तब तक मतलब आरटीआई से अगर अब तुम कॉपी मंगाते हो अपनी तो टाइम लगता है। और उससे पहले मेरे को लग रहा है अपनी बैच खत्म हो जाएगी जब तक वो आए। तो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके तुम्हारे साथ उसको शेयर करेंगे कि भाई अपने को एफ के अंदर अपन ने क्या गोल खिलाया, बिकॉज अपन ले रहे हैं तो तुमको जानना मतलब वो है। और ऐसा है कि मतलब जब से मतलब मैं ग्रूम भी मतलब अपने आप को कुछ नहीं कर रहा था, बाल वगैरह कुछ भी मैं कटा वटा नहीं रहा था। मैं कहा एक बार आन दो रिजल्ट, उसके बाद ही अपने को पता चलेगा कि कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो अभी इंटरव्यू वगैरह देने जाना पड़ेगा आर्टिकलशिप के लिए, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम भी कर लिया थोड़ा सा अच्छे से, मतलब है ना, बाल बाल काट के वगैरह एकदम। तो उन सब चीज़ों में टाइम लग रहा था, बेसिकली कहने का मतलब है कि उन सब चीज़ों में टाइम लग रहा था। तो करंटली तो मेरे को पता है कोई भी कंसिस्टेंट बेसिस पे ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, अपने लेक्चर्स नहीं देख रहा है। बट इन फ्यूचर कोई देख सकता है, तो उसको ये मेरी क्या सिचुएशन थी इस टाइम की वो भी पता लग जाए। उसके लिए तो मतलब सारे लेक्चर्स तो तभी अवेलेबल ही रहेंगे, बट खैर। सो ऐसी बात थी, इसकी वजह से मैं जो है चीज़ें नहीं कर पा रहा था 2 दिन से। बट अभी अपन वापस आ चुके हैं सर, 2 दिन की छुट्टी अपनी हो चुकी है। अब मेरे को जो है डेली बेसिस पे लेक्चर जो है फटाफट कंप्लीट करना है अपना ये बैच, ताकि जो है अपन जो है आगे जो है आर्टिकलशिप वगैरह के साथ प्रोसीड कर सके। आईटीटी का भी बैच चालू होगा तो उधर भी दिक्कतें आएगी। तो हो सकता है सर आने वाले कुछ लेक्चर्स में मेरा फेस कैम वगैरह आपको देखने को ना मिले। अभी अभी तक मेरे को पता नहीं है कैसे क्या सिचुएशन होगी। बट आगे ऐसा हो सकता है कि फेस कैम वगैरह देखने को ना मिले, मेरे को विदाउट फेस कैम भी लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं कभी रात में रिकॉर्ड करूँगा, कहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा मेरे को भी नहीं पता रहेगा। बट लेक्चर पूरे हो जाएंगे, पूरा तुमको कंटेंट मिल जाएगा। पाँचों के पाँचों चैप्टर अपने जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हैं, विद क्वेश्चन बैक विद रिवीजन, सारी चीज़ें कवर होगी, है ना। बस तुमको जो है कंसिस्टेंट बेसिस पे देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई फ्री स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बैच हो रहा है, तो यार उसका फ़ायदा उठाओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुमको इतने एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से तुम जो है नॉर्मली उसको रीड करोगे, समझोगे तो ये समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पर सर अभी अपन जो है अपने मेन मुद्दे पे आते। याद रहेगा अगर आपको, तो हमने जो पिछले लेक्चर्स थे उसके अंदर जो है हमने डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एक्सपेंशन अगर अपने को करना है तो वो जो है अपन ने जो है वहाँ पे समझा था। तो अगर मैं आपको वो ट्री डायग्राम एक बार याद करवा दूँ, तो ट्री डायग्राम के अंदर ऐसे ही खुद से याद करो, मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ आपको फिगर, ताकि आपको खुद से, अभी अपन इतने टाइम से लेक्चर कर रहे हो तो आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर अपन गए थे। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर अपन ने देखा 2 तरीके से अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज अपन अपना सकते हैं या फिर इंटरनल स्ट्रेटेजीज अपन अपना सकते हैं। इंटरनल स्ट्रेटेजीज हमने पूरी डिस्कस कर ली। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले। इंटरनल स्ट्रेटेजीज के अंदर अपन ने जो है देखा था अपन 2 तरीके से जो है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर 2 तरीके से अपन जो है यहाँ पे अपने एक्सपांशन कर सकते। सबसे पहला इंटेंसिफिकेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर अपन ने 3 चीज़ें देखी थी, तीन तरीके देखे थे जिनसे अपन इंटेंसिफाई कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। सबसे पहला मार्केट पेनिट्रेशन, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग रहेगा, मार्केट भी एग्जिस्टिंग रहेगी। दूसरा हमने देखा था क्या सर,
मार्केट डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारा क्या हो रहा था सर, प्रोडक्ट वही रह रहा था लेकिन मार्केट हमारी नहीं रह रही थी। उसके बाद सर हमने देखा था कैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट नया रह रहा था और मार्केट हमारी वही रह रही थी। तो ये अपन ने इंटेंसिफिकेशन देखा। उसके बाद सर हमने दूसरी चीज़ उसके अंदर देखा था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने जो है पिछले लेक्चर के अंदर तीन तरीके से देखा डाइवर्सिफिकेशन अपन कर सकते हैं, मेजरली दो तरीके से कर सकते हैं। तीसरा एक इनोवेशन का एक पार्ट उन्होंने कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ। दो तरीके से आप जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी अपन ने ये देखा कि आप दो तरीके से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले आप कर सकते हो वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन और दूसरा आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल के अंदर भी अपन ने और दो तरीके देखे। वर्टिकल के अंदर भी आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऐसे करके जो है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो सर। इतना चीज़ हमने देखा है। एक बार मैं क्विकली आपको जो है पॉइंटर जो मेन बातें थी उसके अंदर की जो है आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। फिर अपन जो है आगे आज के लेक्चर के अंदर एक्सटर्नल जो अपनी स्ट्रैटेजीज बनती है वो शुरू करने वाले हैं। तो एक बार अपन अपने नोट्स पे आते हैं। क्विकली मैं आपको जो है जो अपन ने इंटरनल का जो पार्ट देखा हुआ है उसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बेसिकली डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्सेंट्रिक के अंदर हमने हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमेरेट और इनोवेशन वाला पार्ट पिछले लेक्चर के अंदर देखा था। तो उस चीज़ को अपन रिकॉल करते हैं जैसे कि अपना जो है प्रोसेस रहता है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे अपने एक्सटर्नल जो स्ट्रैटेजीज बनती है उसकी तरफ। तो अपन ने कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन देखा था, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन देखा था, इनोवेशन देखा था। कॉन्सेंट्रिक के अंदर सर अपन ने क्या देखा था, तो कॉन्सेंट्रिक के अंदर अपन ने ये देखा था कि जो भी अपन दूसरा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो भी हमारा नया प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर वो रिलेटेड रहेगा। मतलब कि जो हमारा एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और जो नया प्रोडक्ट हम लोग मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आपस में कुछ रिलेशन रहेगा। हो सकता है वो जो नया प्रोडक्ट हम लोग लेकर के आ रहे, जो नया बिजनेस हम लोग लेकर के आ रहे, वो लिंक्ड हो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में थ्रू प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, है ना। प्रोसेस सिमिलर हो, सेम हो, टेक्नोलॉजी सिमिलर यूज़ होती है, सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मार्केटिंग का तरीका सेम होता है, सिमिलर होता है, कुछ भी उसके वजह से वो जो है वो लिंक्ड रह सकते हैं आपस में। न्यू प्रोडक्ट इज स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। हो सकता है जो नया आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो स्पिन ऑफ है आपके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल आप जूते बनाते थे, आपने चप्पल बनानी शुरू कर दी, तो जूते के अंदर भी सोल लगता है और ऊपर का पूरा जो मटेरियल वगैरह लगता है वो लगता है। चप्पल के अंदर भी वही लगता है सर, नीचे का सोल लगता है, ऊपर का मटेरियल लगता है, बस शेप अलग रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मटेरियल वही यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो वो स्पिन ऑफ है आपके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज से। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनको यूज़ करके आप नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, तो उसको आप जो है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का नाम जो है दे सकते हो सर। इन्होंने एग्जांपल में दिया कि आपका जो है कंपनी जो कि क्लोथ्स बनाती है उसने जो है शूज़ बनाने में शुरू कर दिया। क्लोथ्स को भी आप जो है सेम तरीके से मार्केट कर सकते हो, शूज़ को भी आप सेम तरीके से मार्केट कर सकते हो, है ना। वो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर जब अपन ने कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो है डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर अपन ने डिटेल में इस चीज़ को समझा था कि यार वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को आप जो एक तरीके से मार्केट करते हो कि यार आप आपकी बॉडी पे उसको पहन सकते हो। जूते आप बॉडी पे पहनते हो, कपड़े आप आपकी बॉडी पे पहनते हो, तो मार्केट करने का तरीका वही सेम रहेगा। कपड़े बनाने वाली कंपनी है, कपड़े को अपने जो ना मॉडल्स को कपड़े पहना करके ऐड शूट कर रही है, तो नीचे जूते भी मॉडल ने पहने हुए हैं, ऐसे नहीं नंगे पाँव वो लोग मतलब बेयर फुट वो लोग जो है यहाँ पे ऐड शूट कर रहे हैं, जूते भी पहने हुए रहते। तो वो देख रहे हैं कि यार जूते कोई और दूसरे ब्रांड के पहन रहे हैं वो लोग, तो दूसरे ब्रांड के पहनने से अच्छा अपने ब्रांड के पहन ले, अपना जो है सेम तरीके से जो है वहाँ पे मार्केटिंग हो जाएगा, कुछ अलग अपने को मार्केटिंग करने की जरूरत वहाँ पे पड़ेगी नहीं, है ना। तो ये चीज़ अपन ने देखा। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा दो तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो और दूसरा आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप दो तरीके से जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कुछ नहीं होता है सर, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर बस इतना रहता है कि आप वर्टिकली जो है आपके सेम प्रोसेस चेन के अंदर सेम प्रोसेस आपका जो यहाँ पे चेन रहता है वो उसी मतलब सेम जो आपका जो प्रोसेस रहता है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ राइट में, रुक जाओ, ये देखो। से वर्टिकल अपनी ऐसे नॉर्मल वर्टिकल लाइन है, देख लो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, नॉर्मल अपनी वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपका जो है बिजनेस है सेंटर में, यहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है। बस आप इस बिजनेस के जो है आगे की जो चीज़ें आप कर सकते हो उसके अंदर आप चले जाते हो, या तो आप इस बिजनेस से जो पीछे की आप चीज़ें कर सकते हो आप उस बिजनेस के अंदर चले जाते हो। पीछे जा रहे हो तो आप सप्लायर के आपके शूज़ के अंदर जा रहे हो, सप्लायर वाले बिजनेस के अंदर जा रहे हो। और आगे जा रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, आगे फर्दर वो जिन जिन चीज़ों के अंदर यूज़ होता है वो वाले बिजनेस लाइन्स के अंदर आप जो है एंटर करते हो। तो इधर आप जा रहे हो फॉरवर्ड और इधर आप जा रहे हो क्या, पीछे आ रहे हो तो आप जा रहे हो बैकवर्ड, है ना। तो वर्टिकली आप देख रहे हो तो आपका जो लाइन है वो लाइन से बाहर नहीं निकल रहा। अब आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही देख रहे हो और आप देख रहे हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को देखते ही मैं आगे पीछे कैसे जा सकता हूँ, आगे पीछे भी जो है अपना बिजनेस बनाने की आप कोशिश करते हो। अब आपका वर्टिकल जो आपका सीक्वेंस रहता है उससे आप हिलते नहीं हो, सीक्वेंस वही रहता है, आप बस थोड़ा सा आगे और पीछे मूव करते हो, थोड़ा सा आगे जाकर के आगे वाले बिजनेस लाइन्स के अंदर एंटर होते हो, पीछे लाइक के पीछे वाले बिजनेस लाइन्स के अंदर एंटर होते हो सर।
यहाँ पे अपन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन को समझेंगे। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया सर, आप आगे जा रहे हो, है ना, आगे जा रहे हो, यानी कि आप आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी है उसको आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे अपन ने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिया था अपने मिल्क का, है ना। आपका मिल्क आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। मिल्क से अगर आपको आगे जाना है तो आगे जाकर के आप मिठाई बनाते हो, पनीर बनाते हो, है ना, दही बनाते हो, चीज़ बनाते हो, ये सारी चीज़ें आप जाकर के उससे फर्दर जो है आगे जाकर के बना सकते हो, जो कि मिल्क को जो है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो है यूज़ करने वाली है। अगर आपको पीछे जाना है तो आप पीछे जाकर के अपना डेयरी फार्म्स ओपन करोगे, खुद की काव, खुद की बफेलोज आप जो है वहाँ पे जो यहाँ पे रखोगे, उनको जो है वहाँ पे आप खाना वाना खिला करके वहाँ से उनसे दूध निकलवा के फर्दर आगे अपने पास दुकान में लेकर आके बेचोगे। पहले आप प्रोक्योर कर रहे थे किसी और से, अब आपने खुद के डेयरी फार्म्स अक्वायर कर लिए, तो आपने आपका सप्लाई चेन सॉर्ट आउट कर लिया है ना। आपका प्रोडक्शन पे सप्लाई के ऊपर पूरा कंट्रोल है ना। क्यों? क्योंकि आपके पहले पहले डेयरी फार्म्स आपके नहीं हुआ करते, लेकिन आज आपने डेयरी फार्म्स अपने ले लिए। तो एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको उधर बताया हुआ था सर। एक फार्म वाला भी एग्जांपल अपन ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन अपना होता है। उसके बाद सर अपन ने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे समझा था। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए थे। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने सबसे पहला एग्जांपल लिया था आपका ब्रूक बॉन्ड का। ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन का अपन ने एग्जांपल लिया था कि जो ब्रूक बॉन्ड है वो जो है आपकी ब्लैक टी बनाती है, लिप्टन जो है ग्रीन टी बनाती है, आइस टी बनाती है ना। तो ब्रूक बॉन्ड को जो यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना था, अपने बिजनेस को उसको एक्सपांड करना था। उसने देखा था कि यार अपने को जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर ग्रीन टी भी आ चुकी है ना, मार्केट के अंदर आइस टी भी आ चुकी है, लेकिन अपन तो सिर्फ ब्लैक टी बना रहे, है ना। अपने को भी ये बाकी सारी टी बनानी चाहिए। तो बाकी सारी टी खुद से बनाने से अच्छा अपना जो कॉम्पिटिटर है अपन उसके साथ कुछ टाइप वगैरह कर लेते, है ना। उसके साथ अपन कुछ टाइप वगैरह कर लेते, उसका बिजनेस अपन अक्वायर कर लेते, उसके साथ मर्जर कर लेते हैं। आज अपन जो है मर्जर के बारे में पढ़ने वाले कि मर्जर कैसे होता है, क्या टर्म्स पे होता है, वो सारी चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। अपना एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज के अंदर मर्जर आता है ना। तो वहाँ पर अपन वापस से ये पॉइंट को रिपीट होते हुए देखेंगे कि यार वहाँ पे भी अपने को जो है हॉरिजॉन्टल जो है मर्जर देखने को मिलेगा। हॉरिजॉन्टल मर्जर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आपके जो प्रोडक्ट है उससे सिमिलर प्रोडक्ट कौन से जैसे कि अभी आपका ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, आइस टी हो गया, सिमिलर प्रोडक्ट है ना। सिमिलर प्रोडक्ट से बस है टी, बस थोड़ा सा टेस्ट अलग है, फ्लेवर अलग है ना। बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, है ना। पीने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। कोई आप दूध में पी सकते हो तो कोई आप सिर्फ पानी में ही पी सकते हो। वो सारी चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत अलग रहेगी। सिमिलरिटीज़ काफ़ी सारी आपके उसके अंदर होगी। तो वो सिमिलर प्रोडक्ट को, सिमिलर बिजनेस को आप अक्वायर कर लेते हो, उसके साथ आप मर्ज कर लेते हो आपके बिजनेस को, और फिर आप वैसे जो है आप एक्सपांड करते हो। हमने जो है यहाँ पे सोशल मीडिया का भी एग्जाम्पल लिया था कि फेसबुक ने जो है आपके व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया, फिर आपके स्नैपचैट को अक्वायर कर लिया, इंस्टाग्राम को अक्वायर कर लिया। क्यों अक्वायर कर लिया? तो उसने कहा एट द एंड ऑफ द डे वो सोशल मीडिया है, कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत नीचे ऊपर है, थोड़े बहुत फीचर्स अलग अलग है, सबकी कुछ अपनी यूएसपीज है, स्पेशलिटीज़ है ना। बट कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म सिमिलर है, सोशल मीडिया है, लोग अपने फोटोज़ वगैरह, स्टोरीज वगैरह, चैट वगैरह वहाँ पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म सिमिलर है। तो फेसबुक ने वो सारे प्लेटफॉर्म्स को अक्वायर करके अपने इसके अंदर जो है लेकर के आया, ताकि उसको जो है एक्सपांशन करने का मौका मिला। तो वो भी एक तरीके से आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन जो है वहाँ पे फेसबुक ने किया। और भी अपन ने 2-3 एग्जाम्पल जो है कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो मेरे ख्याल से डिटेल में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कल वाला लेक्चर आप देख लेना, है ना। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फर्म्स गेट हॉरिजॉन्टली डाइवर्सिफाइड बाय इंटीग्रेटेड थ्रू एक्विजिशन ऑफ वन और मोर सिमिलर बिजनेसेस। एक या एक से ज़्यादा सिमिलर बिजनेसेस को आप जो है अक्वायर कर लेते हो, उनके साथ मर्ज हो जाते हो, है ना। ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन, जो कि आपकी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चेन के सेम इस पर करोगे। अगर आप लिप्टन देखोगे तो लिप्टन का काफ़ी अच्छा नाम है। ब्रूक बॉन्ड देखोगे तो वो रेड कलर का डब्बा आता है, कल के इसमें मैंने आपको फोटो भी दिखाया था। अभी मैं वापस वो रिवाइज करा रहा हूँ, तो फिर अननेसेसरी फोटोज वगैरह दिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको सर्च करके। बट मेरे ख्याल से कल वाला लेक्चर आपने देखा रहेगा, तो उसके अंदर अपन ने चीज़ें सारी डिटेल में डिस्कस की हुई है ना। तो ब्रूक बॉन्ड भी एक अच्छा खासा नाम है, लिप्टन भी एक अच्छा खासा नाम है। दोनों साथ में जो है एक प्रोडक्शन मार्केटिंग के सेम इस पे स्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो है डिसाइड किया कि यार हम लोग जो है अपने आप को मर्ज करते। दे कैन ऑल्सो इंटीग्रेट विद द फर्म्स प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स। अगर आपका कोई ऐसा फर्म आपको दिख रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बना रही है, से फॉर एग्जांपल एक जो है आपका टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है ना। टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी ने देखा करके यार अपन एक काम करते, जो ब्रश बनाने वाली कंपनी है उसको अक्वायर कर लेते। उसको ऑफर मिल रहा है कि वो एक ब्रश बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर सकती है, तो उसके लिए तो अच्छी बात है ना। टूथपेस्ट भी लोग उसी से खरीदेंगे, ब्रश भी लोग उससे खरीदेंगे। शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसको दिख रहा है एक सॉक्स बनाने वाली कंपनी है, तो उसने उस सॉक्स बनाने वाली कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो वो भी एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का माना जाएगा, है ना। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी अगर अक्वायर करते हो, उसके साथ मर्ज हो जाते हो, तो वो भी आपका जो है क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर वो जो है चीज़ आ जाएगी सर। वो हॉरिजॉन्टल के इसके अंदर बेसिकली वो आ जाएगी सर, कि आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को ले रहे हो, बाय प्रोडक्ट को ले रहे हो, है ना। शुगर है, शुगर से बाय प्रोडक्ट निकलता है मोलासिल्स। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी जो कि मोलासिल्स को जो है स्पेसिफिकली यूज़ करती है, उसी का जो है वहाँ पे जो है प्रोडक्शन करती है, तो आप उस कंपनी के साथ जो है वहाँ पे जो है अपना टाई अप करके उस कंपनी को अक्वायर करके जो है वहाँ पे भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते
हो सर। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाया जाएगा सर। उसके बाद सर अपन ने कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन देखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था भाई जो भी आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या फिर नया बिजनेस अक्वायर कर रहे हो, दोनों बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस नए बिजनेस के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी लिंकेज नहीं है, ना ही आपका मार्केट सेम है, ना ही आपकी कोई टेक्नोलॉजी सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, कंप्लीटली डिसजॉइंट आपका डाइवर्सिफिकेशन है, कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। जैसे कि आप सीमेंट के बिजनेस के अंदर थे सीमेंट के बिजनेस के बाद आप स्टील के बिजनेस के अंदर चले गए, तो सीमेंट और स्टील का यहाँ पे बिजनेस का दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। उसके बाद या फिर आप जो है रबर के इस बिजनेस के अंदर चले गए, तो आपस में कुछ खास जो है यहाँ पे जो है लिंकेज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा नहीं, तो आप इसको बोलोगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे जो है हुआ है सर। उसके बाद सर अपन ने इनोवेशन वाला पार्ट देखा था। इनोवेशन के अंदर अपन ने ये चीज़ देखी थी भाई, इनोवेशन से अपने को जो है, इनोवेशन से अपने को जो है कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि भाई इनोवेशन से अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ता है, इतने फायदे नहीं मिलते। तो कुछ बोलते हैं कि भाई इनोवेशन से काफ़ी सारे, सॉरी, इनोवेशन से काफ़ी सारे फायदे हमको देखने को मिलते हैं। हमने बोला करके यार भाई इनोवेशन से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर पाओगे, जो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, उनको आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि एक हमारे पास प्रॉब्लम थी कि यार अपना जो रिसोर्सेज है, अपने जो एनर्जी जिससे अपने को मिलती है, जैसे कि फ्यूल्स वगैरह हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, तो ये रिन्यूएबल नहीं है सर। एक बार इसको आप यूज़ करोगे, पेट्रोल को आप एक बार यूज़ करोगे वो खत्म हो जाएगा, तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है ना, वो रिन्यूएबल फ्यूल नहीं है सर वो। तो हमने जो है वहाँ पे सोलार की तरफ गए, विंड की तरफ गए, इनोवेशन किया सर। सोलार से एनर्जी अपन ने जो है जनरेट करने की कोशिश की, वो रिन्यूएबल एनर्जी है सर। वहाँ से अपन जो इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। सोलार का एनर्जी एक बार अपन ने सन से एनर्जी लिया, तो उसका ऐसा नहीं कि सन फिर अपने को अगले दिन एनर्जी नहीं देगा, वो अपने को रोज एनर्जी देता है सर, है ना। विंड, जैसे जैसे कि विंड से अपन ने एनर्जी जनरेट की, तो आज विंड ने अपने को एनर्जी दी, कल नहीं दी, ऐसा नहीं है। आज अपन ने विंड की एनर्जी यूज़ कर ली, कल अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन पेट्रोल में सर आज अपन ने उसको यूज़ कर लिया, तो कल अपने को फिर से नया वापस से पेट्रोल भराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगेन एंड अगेन वो चीज़ जो है वहाँ पे ऑन रिपीट चीज़ जो है होती जाएगी। तो अपन ने इनोवेशन किया, विंड से एनर्जी जनरेट करनी शुरू की, सोलार से एनर्जी जनरेट करनी शुरू की, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर पाए। उसके बाद सर अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है ना। आपका इनोवेशन करते हो, आप इनोवेटिव कुछ चीज़ लेकर के आते हो। पहले आप मैनुअल काम करते थे, आपकी मशीन जो है पहले जो है फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं थी, सेमी ऑटोमेटिक थी। आपने उसके अंदर इनोवेशन किया, उसको फुल्ली ऑटोमेटिक बनाया और मैनुअल काम को पूरी तरीके से आपने एलिमिनेट किया, है ना, रोबोट्स वगैरह बनाए, ठीक है। तो वो इनोवेशन कर रहे हो, उससे प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ रही है। आपको ये सारी चीज़ों से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा आपको, अगर आप जो है आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, एफिशिएंटली आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर से आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर आप कंप्यूटर से बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो, तो आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वहाँ पे मिल रहा है। सिंपल सी बात है सर। मेरे ख्याल से इतना पार्ट तुम लोगों को क्लियर रहेगा। कल के लेक्चर में अपन ने इतनी चीज़ जो है डिस्कस की, जो कि मैंने आपको वापस से एक बार रिवाइज करवा दी सर। आज अपन जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, तो आज अपन जो है यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है पढ़ने वाले है सर। अपन हाईलाइट कर लेते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर अपना चर्चा होने वाला है सर, ठीक है। एक सेकंड, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर अपना जो है यहाँ पे चर्चा होने वाला है। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनी खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर अपन ने क्या देखा, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर अपन ने दो तरीके से देखा करके अपन जो है एक्सपांड कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन के अंदर तीन तरीके देखे, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने दो तरीके देखे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्सेंट्रिक के अंदर अपन ने अगेन वापस से दो देखे, आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर वापस से अपन ने दो देखे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अपने को जो है क्लियर रहेगी। अब यही जो चीज़ है ये अपने वापस से थोड़ा सा ये कहीं पे अपने को रिपीट होते हुए देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी अपन जो है इंटरनल वाले पार्ट को छोड़ के एक्सटर्नल वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर देख लिया, अब अपना डिस्कशन होगा एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के ऊपर में। इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर आपने देखा कि करके आप जो है विद इन द फर्म कुछ चेंजेस कर रहे थे, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे थे, है ना। फर्म के हाथ में नया प्रोडक्ट लेकर के आना, नए बिजनेस को अक्वायर कर रहे थे, है ना, फिर नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, फर्म के हाथ में वो चीज़ करना, है ना। तो आप इंटरनली अभी जो है चेंजेस कर रहे थे, आप देख रहे थे कि मैं इंटरनली क्या चेंजेस कर सकता हूँ, इंटरनली मैं क्या नई चीज़ें कर सकता हूँ, जिससे जो है मेरे को जो है यहाँ पे मेरे जो फर्म है, मेरा जो करंट फर्म है वो एक्सपांड हो जाए, है ना। इंटरनली मैं क्या कर सकता हूँ, नए बिजनेस को अगर आप अक्वायर कर रहे हो तो इंटरनली आप डिसीजन ले रहे हो, पैसा लगा रहे हो और उसको अक्वायर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका इंटरनली चीज़ें हो रही थी। अब इंटरनली डिसीजन ले रहे कि मैं नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा था, नया बिजनेस शुरू कर रहा था, है ना। ये डिसीजन सारे इंटरनली लिए जा रहे थे और आपको इंटरनली जो है वहाँ पे ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा था कि आप नया प्रोडक्ट लेकर के आके जो उसकी सेल वगैरह ज़्यादा करके जो है यहाँ पे उसका आपको जो है यहाँ पे
देखने को मिल रहा था कि आपका ग्रोथ हो रहा है आपके बिजनेस का। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन जो है इंटरनली दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन अब क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ा सा एक्सटर्नल जाएंगे, है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाएगी, हमारे कंप्यूटर के साथ हाथ मिलाएगी, है ना। हमारे कंप्यूटर के साथ हाथ मिला करके उसको बोलेगी यार कि भाई तू मेरे साथ आजा, अपन दोनों अब साथ मिल करके काम करते हैं, अपन दोनों क्या करते हैं, साथ मिल करके काम करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, ऐसा हो सकता है कि ये फ्रेंडली टर्म्स पे हो कि यार आपका जो कोई दोस्त है, से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी चला रहे हो, है ना, आप एक काम कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप जो है टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी चला रहे हो, आपका दोस्त जो है टूथब्रश बनाने वाली कंपनी चला रहा है ना। तो आपने देखा अगर कि यार मेरा ही दोस्त है, मैं टूथपेस्ट बना रहा हूँ, वो टूथब्रश बना रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं उसको ऑफर देता हूँ कि साथ मिल करके काम करते, और साथ मिल करके काम करके अपनी सेल को जो है यहाँ पे बढ़ा दे, कॉम्बो पैक बनाते, टूथपेस्ट और टूथब्रश का एक कॉम्बो पैक बनाते, और साथ में उसको जो है यहाँ पे टूथब्रश भी साथ में बेचते, और टूथपेस्ट भी जो है साथ में बेचते हैं, है ना, उसके साथ हाथ मिला लेते हैं अपन अपना। एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे कॉम्पिटिटर है ना। हो सकता है अपन आगे जाकर के खुद के जो है टूथब्रश लॉन्च कर सकते थे, लेकिन अपन ने बोला नहीं, अपन खुद के टूथब्रश लॉन्च नहीं करते, अपने ही दोस्त है, अपने ही भाई है, इसके साथ हाथ मिलाते, है ना, इसके साथ हाथ मिलाते, इसके अलग बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने उसको ऑफर दिया कि भाई अभी एक काम करते कि अपन अपनी कंपनी को जो है साथ में हाथ मिला करके काम करते, है ना। मैं यहाँ पे तू टूथपेस्ट अपनी लॉन्च कर, मैं मेरा टूथब्रश लॉन्च करूँ, इससे अच्छा अपन काम करते आपस में हाथ मिला लेते, तो मेरा टूथपेस्ट तेरा टूथब्रश, समझ रहे हो तुम। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सर आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल जा रहे हो, आप देख रहे हो कि एक्सटर्नली एक कंपनी है जिसके साथ आपका वो कॉम्पिटिटर है। हो सकता है ना क्योंकि वो भी कल को जो है टूथपेस्ट बनाना शुरू कर दे, आप टूथब्रश बनाना शुरू करो, तो आप एक तरीके से कॉम्पिटिटर ही हो एक दूसरे के। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके कंप्यूटर के साथ हाथ मिला रहे हो, फ्रेंडली टर्म्स पे आप ये डील करना चाह रहे हो कि यार एकदम जो है भाई मिल बांट के सारा प्रॉफिट लेंगे, है ना। जो भी अपने जो कॉम्बो से सेल आएगी वो अपन जो है आपस में 50-50% बांट लेंगे, है ना। जो भी तुम्हारा रेशो रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, वो तुम लोग आपस में डिसाइड करोगे। प्रॉपर तुम्हारा डिसीजन होगा कि भाई देख ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें है, मैं ये काम नहीं करूँगा, तू ये काम नहीं करेगा, एग्री कर, है ना। तुम प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाओगे, फ्रेंडली टर्म्स पे वो चीज़ डिस्कस करोगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की कंपनी है, तुम अच्छे से डिस्कस करोगे, प्रॉपर एग्रीमेंट्स वगैरह बनाओगे कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा, वो सारी चीज़ होगा। तो इसको अपन बोलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज को जो है तुम ऑप्ट कर रहे हो कि तुम एक्सटर्नली देख रहे हो, तुम इंटरनली नहीं देख रहे हो। इंटरनली तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, नया बिजनेस चालू करता हूँ, मैं टूथब्रश का बिजनेस चालू कर देता हूँ, टूथपेस्ट का बिजनेस मेरा एग्जिस्टिंग चल रहा है, मैं टूथब्रश का बिजनेस चालू कर देता हूँ। तो तुम ये चीज़ नहीं देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा एक दूसरा कंप्यूटर है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसको, मैं उसके साथ हाथ मिला लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट से। हो सकता है आगे जा करके वो टूथपेस्ट लॉन्च कर ले तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा मैं उसके साथ हाथ मिला लेता हूँ, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं टूथब्रश बनाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं टूथब्रश बना नहीं पा रहा हूँ। उसको भी टूथपेस्ट बनानी है, लेकिन उसके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो टूथपेस्ट बना नहीं पा रहा है ना। तो इसके लिए क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली वो काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सोच रहे कि हम लोग हाथ मिला लेते, तेरी टूथब्रश में एक्सपर्टीज है तो तू वो एक्सपर्टीज लेकर के आएगा, टूथब्रश बनाते रहेगा। मेरी टूथपेस्ट पे एक्सपर्टीज है तो मैं टूथपेस्ट बनाते रहूंगा, मेरी वो एक्सपर्टीज है तो मैं वो काम करते रहूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन इंडिविजुअली वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे। मैं इंडिविजुअली जो है टूथब्रश बनाने में स्ट्रगल कर रहा था, टूथपेस्ट तो बना ले रहा था, और तू इंडिविजुअली टूथपेस्ट नहीं बना पा रहा था, लेकिन टूथब्रश तो तू बना ले रहा था। तो एक काम करते, हम लोग साथ में आ जाते, है ना, साथ में आ जाते, और जो इंडिविजुअली हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे वो हम साथ में कर पाएंगे। टूथपेस्ट मैं लेकर के आऊंगा, टूथब्रश तू लेकर के आना, हमारे यहाँ पे कॉम्बो बन गया, हम लोग मार्केट में बेचेंगे उसको, अच्छा खासा शेयर यहाँ पे कैप्चर करेंगे, है ना। तो इस तरीके के आपके जो डाइवर्सिफिकेशन बोल रहा हूँ, इस तरीके का एक्सपांशन जो आप कर रहे हो ना, इसको अपन बोलेंगे एक्सपांशन बाय मर्जर। इसको बोलेंगे अपन क्या, एक्सपांशन बाय मर्जर। आप एक्सपांशन कर रहे हो, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हो, मर्जर करके आप जो है पे एक्सपांड कर रहे हो, दो फॉर्म को आप आपस में मर्ज कर रहे हो। फ्रेंडली टर्म्स पे सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है, ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा है आपको कम मिल रहा है, या फिर मेरे को ज़्यादा फायदा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, नहीं। अपन ने बोला यार 50-50 मर्ज डिवाइड करेंगे, मैं टूथपेस्ट बनाते रहूँगा, तू टूथब्रश बनाते रहे, कॉम्बो पैक्स बना करके उसके बेचेंगे, जो भी सेल्स है रेवेन्यू आएगा उससे अपने जो भी खर्चे बनते हैं वो निकालेंगे, प्रॉफिट वगैरह, मतलब तुमने सारा कुछ अच्छे से डिसाइड किया हुआ है, सारा प्रॉपर फ्रेंडली टर्म्स पे तुम्हारा जो है चीज़ें डिस्कस होकर डिसाइड हो रहा है, एंड फ्रेंडली टर्म्स पे तुम सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एग्री कर रहे हो सर। तो उसको आप बोलोगे एक्सपांशन थ्रू मर्जर। तो फिर एक्सपांशन थ्रू एक्विजिशन क्या होगा सर। एक्सपांशन थ्रू एक्विजिशन में मैं आपको जो है यहाँ पे वापस से अपन एक एग्जांपल बनाते हैं। मेरे ख्याल से अपन ने अभी तक टेक्स्ट रीड नहीं किया हुआ है, मैं तुमको बेसिकली एक बेस बना रहा हूँ, उसके बाद अपन नोट्स जो है रीड करने शुरू करेंगे। उसके बाद सर अपन आते हैं एक्विजिशन के ऊपर, है ना। एक्विजिशन के थ्रू, मैं माइक को अपने हाथ में ले लेता हूँ, हाँ। तो एक्विजिशन के थ्रू अब आप जो है यहाँ पे कैसे जो है यहाँ पे एक्सपेंशन कर सकते हो। एक्विजिशन के अंदर सर आप जो है बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये वाला एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं टूथब्रश और टूथपेस्ट वाले। तो यहाँ पे सीन ऐसे हो रहा है कि जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी
है ना, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, वो तो काफ़ी अच्छे अच्छे पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसकी टूथपेस्ट काफ़ी सारी बिक रही है। से फॉर एग्जांपल मान लो मेरी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है ना, तो मेरी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है, नाम भी काफ़ी अच्छा बन चुका है मेरी कंपनी का, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ बाजू में एक टूथब्रश बनाने वाली कंपनी है जो कि स्ट्रगल कर रही है बहुत, है ना, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। टूथब्रश तो अच्छे से बना ले रही है, अच्छे क्वालिटी के टूथब्रश है, लेकिन उसको सही से बेच नहीं पा रही है, मार्केटिंग में कमज़ोर है ना, उतना उसके पास जो है फंड्स नहीं है कि उतने जो वो नो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सके, तो वो स्ट्रगल कर रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस जो है वो अपना बना नहीं पा रही है। मैंने देखा करके यार मैं टूथपेस्ट बना रहा हूँ, मेरे को एक टूथब्रश बनानी है यार, मेरे को भी ये टूथब्रश जो है मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। मैं देख रहा हूँ एक कंपनी है जो कि स्ट्रगल कर रही है, मैं उसकी पोजीशन का वहाँ पे फ़ायदा उठाऊंगा, है ना, मैं उसकी पोजीशन का वहाँ पे फ़ायदा उठाऊंगा। छोटी कंपनी है, टूथब्रश बना रही है, स्ट्रगल कर रही है, बिजनेस बना नहीं पा रही है, मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका हूँ, मेरी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी काफ़ी अच्छी कर रही है, प्रॉफिट में हूँ, ब्रांड नेम बन चुका है अच्छा, है ना। तो मैंने सोचा फिर कि एक काम करते, अपन ये जो टूथब्रश बनाने वाली कंपनी है जो कि स्ट्रगल कर रही है, इसके पोजीशन का है ना, इसकी वीक पोजीशन का जो यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। वीक पोजीशन ही होगी ना कि यार बिजनेस नहीं कर पा रही है ना, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, है ना, तो आप देख रहे हो यार कि कहीं ना कहीं जो फर्म वीक है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप उसकी वीक पोजीशन का यहाँ पे फ़ायदा उठाओगे, आप उसको ऑफर दोगे कि भाई मैं इतने इतने अमाउंट में तेरा बिजनेस कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, इतने इतने अमाउंट में मैं तेरा बिजनेस जो है खरीद रहा हूँ, अक्वायर कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे करके यहाँ पे जो क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है दूसरे बिजनेस। पहला जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस जैसे कि आपने देखा टूथपेस्ट वाला बिजनेस जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एक, है ना, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम बन चुका है, प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, सेल वगैरह अच्छे से दबा करके हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। उसने देखा एक वीक पोजीशन वाली कंपनी को जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कि भाई इसकी पोजीशन का अपन फायदा उठाते, इसको करते अक्वायर, है ना। तो स्ट्रॉन्ग जब वीक को यहाँ पे अक्वायर कर रहा है ना, तो ये एक अनफ्रेंडली टर्म्स पे चीज़ होगा, आप सिचुएशन का फ़ायदा उठाओगे, आप उसको अच्छी ऑफर नहीं दोगे, आप उसकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाओगे, है ना, आप उसको जो है एक ठीक ठाक ऑफर दोगे, उसका मे बी वर्थ होगा, से फॉर एग्जांपल वो बिजनेस जो है मान लो 20 करोड़ का होगा, लेकिन आप उसको अक्वायर करोगे 15 करोड़ 10 करोड़ में, है ना। क्यों आप उसका फ़ायदा उठाओगे? क्योंकि हो सकता है कोई और जो है उसके बिजनेस को खरीद नहीं रहा है, उसको बिजनेस बेचना है लेकिन कोई और खरीद नहीं रहा है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे और सस्ता ऑफर दोगे उसको, सस्ते में आप जो है खरीदने की कोशिश करोगे। वो बोल रहा है 20 में, आप बोल रहे हो नहीं मैं तो भाई 10 से ज़्यादा तेरे को दूंगा नहीं, है ना। अगर आपको याद रहेगी तो स्कैम 1992 के अंदर भी एक सीन हुआ था कि हर्षद मेहता को अपने असेट्स बेचने थे, उसने काफ़ी सारा लोन ले लिया था, तो जो उसका कंप्यूटर था वो उसके पास जाता है अपने असेट्स को बेचने के लिए कि भाई तू मेरे को लोन दे दे और मेरे असेट्स को गिरवी रख दे। तो उसकी जो वैल्यूएशन थी वो समथिंग 1400 करोड़ उसकी बन रही थी, लेकिन सामने वाला जो उसका कंप्यूटर था वो उसको सिर्फ 600-700 करोड़ दे रहा था, हाफ द अमाउंट दे रहा था, है ना। तो वो उसकी ऐसा हो रहा था, वो वहाँ पे फ़ायदा क्यों उठा पा रहा था? बिकॉज क्योंकि हर्षद मेहता ने ऑलरेडी लोन ले रखा है और उसको कोई और लोन लेगा नहीं, है ना। तो उसने अपने कंप्यूटर से ट्राई कर रहा था और कंप्यूटर उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था कि जो उसके 1400 करोड़ के एसेट्स थे उसके लिए वो उसको सिर्फ 600 करोड़ 500 करोड़ दे रहा था, है ना। तो उसकी वो वीक पोजीशन का वो फ़ायदा उठा रहा था, है ना। वो एक अनफेवरेबल सिचुएशन उसके लिए हो गई थी, जो कि उसके लिए उसका जो कंप्यूटर था वो उसकी फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ से, उस सिचुएशन के अंदर में, है ना। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि एक फर्म जो है एक्विजिशन जब हो रहा है किसी कंपनी का, तो वहाँ पे जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है ना, वो जो है एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होगी, है ना। और जो दूसरी कंपनी जिसका एक्विजिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वीक पोजीशन के अंदर रहेगी। ये जो आपका एग्रीमेंट होगा ये अनफ्रेंडली टर्म्स पे होगा, वो खुश नहीं होगी कि भाई जो टर्म्स में एक्वायर हो रही हूँ। अब से फॉर एग्जाम्पल अब तुम ही सोचो ना यार, एक कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन 20 करोड़ बनती है, तो अपन उसको 10 करोड़ रुपये खरीद रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली बात है वो नाराज़ होंगे, उधर के जो भी ओनर वगैरह वहाँ के होंगे, शेयर होल्डर्स वगैरह रहेंगे, वो नाराज़ रहेंगे कि यार भाई तुम सीधा हाफ द रेट, सीधा हाफ वैल्यूएशन लगा रहे हो तुम हमारे बिजनेस की। तो वो लोग खुश नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, है ना। तो वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सर यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पे इस एक्विजिशन ये जो एक्विजिशन यहाँ पे होगा, एक्विजिशन जो है अनफ्रेंडली टर्म्स पे होगा और मर्जर जो है यहाँ पे फ्रेंडली टर्म्स पे होगा। और यहाँ पर जो है आपका जो है आप एक्सपांशन कर सकते हो आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके। तो एक्सपांशन अगर आपको करना है एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, तो आपके दो ही तरीके रहते हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, अभी अपन नोट से अपने रीड करेंगे। पहला आप मर्जर के थ्रू जो यहाँ पे एक्विजिशन कर सकते हो, और दूसरा आप मर्जर के थ्रू यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो, मैं एक्विजिशन बोला सॉरी, और आप एक्विजिशन के थ्रू जो यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो सर। तो एक बार अपन अपने नोट्स के अंदर आते हैं, मेरे ख्याल से एक्विजिशन भी तुमको समझ में आ गया रहेगा, मर्जर भी तुमको ऊपर ऊपर से जो है बेसिकली एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ गया रहेगा। अभी अपन अपने नोट्स के अंदर जाते हैं, एक बार रीड करते हैं इसको।
एक्विजिशन और मर्जर विद एन एग्जिस्टिंग कंसर्न इज इंस्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग द एक्सपांजन। आप इंस्टेंटली जो है चीज़ों को जो है आपके एक्सपांजन को अचीव कर सकते हो, बिकॉज सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मर्जर कर रहे हो या फिर जिसका आप एक्विजिशन कर रहे हो, वो भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे बिजनेस बना चुकी रहेगी, है ना। उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ तो हो चुका है ना। से फॉर एग्जाम्पल मैं 100-200 करोड़ वाली कंपनी होंगे अगर मैं एक्विजिशन कर रहा हूँ, है ना। तो एक्विजिशन के केस में जो है मैं देख रहा हूँ मैं 200 करोड़ की कंपनी हूँ और मैं जिस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ वो 20 करोड़ की कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा इस्टेब्लिश तो हो सकी। अगर मैं ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो उसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू वो कंपनी जिस कंपनी को मैं एक्वायर कर रहा हूँ, है ना। वो 20 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अगर मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ जो कि टूथब्रश बना रही है ना, तो उसको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे को टाइम लगेगा उसको ग्रो करने के लिए। लेकिन ऑलरेडी वो जो दूसरी कंपनी जिसको मैं एक्वायर कर रहा हूँ वो 20 करोड़ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है, मेरे को वहाँ से उसको आगे लेकर के जाना है ना। तो यहाँ पर जो है मैं 0 to 1 आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे को 0 से शुरुआत करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम मेरे को ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो सर। तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपांशन कर रहे हो एक्विजिशन या फिर मर्जर करके, तो आपको इंस्टेंटली जो है यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी, इंस्टेंटली आप जो है यहाँ पे एक्सपांड कर पाओगे। अगर आप इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज की तरफ जाते हो तो आपको टाइम लगेगा, आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन करना है, आपको टाइम लगेगा, आपको समझना पड़ेगा अगर कि यार मैं मेरे मिल्क से पनीर को कैसे बनाऊँ, है ना। मैं मेरे मिल्क से जो है बाकी स्वीट्स कैसे बनाऊँ, उसको कैसे बेचूँ, उसके लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ऑल टुगेदर आगे जाकर के कोई ऐसा बिजनेस अक्वायर कर रहे हो जो कि पनीर बना रहा है ना, फिर उस पनीर बनाने वाले बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को मर्ज कर रहे हो, तो वो पनीर बनाने वाले बिजनेस को पता रहेगा ऑलरेडी काम कैसे करना है। बस आपके मिल्क वाले बिजनेस के साथ उसने जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन करके मर्ज करके जो है उसने अपना सप्लाई चेन सॉर्ट आउट कर लिया, तो उसके लिए एक तरीके से वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। उसके लिहाज से आप देखोगे तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे वर्टिकल मर्जर हो रहा है, जैसे कि अपन वर्टिकल इंटीग्रेशन देख रहे थे ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर, वैसे मर्जर में भी अपन देखेंगे वर्टिकली मर्जर आप कर सकते हो, है ना। कॉन्सेंट्रिक मर्जर आप कर सकते हो, तो कॉन्सेंट्रिक के अंदर वर्टिकली के अंदर इंटीग्रेट आपका ये फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। तो मर्जर में भी अपन सेम कंटेंट जो है डिस्कस करने वाले जो कि अपन ने वहाँ पर डिस्कस किया था, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज के अंदर डिस्कस किया था, है ना। तो अभी अपन आगे आने वाले तो रीड करते सर। इट इज़ एन अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग प्रपोजिशन इन द सेंस दैट इन सर्कमवेंस द टाइम, है ना, आपका टाइम बच जाएगा। जो आप नया अगर आप फर्म ऑलरेडी ऑल टुगेदर चालू करो तो आपको उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। एक एग्जिस्टिंग फर्म को अगर आप अक्वायर कर रहे हो या फिर उसके आप मर्ज कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को, जैसे कि टाटा स्टारबक्स ने अब टाटा के साथ यहाँ पे मर्जर किया अपना, ताकि वो जो है इंडिया के अंदर अपने जो है यहाँ पे अपने सारे जो स्टारबक्स के जो यहाँ पे आउटलेट्स है वो शुरू कर सके, है ना। स्टारबक्स का बिजनेस इंडिया में स्टारबक्स को शुरू करना था तो उसने टाटा के साथ जो यहाँ पे मर्जर किया, है ना। वहाँ पे उसके साथ टाटा के साथ जॉइंट वेंचर उन्होंने बनाया वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना टाइम कम किया, रिस्क थोड़ा सा कम किया, है ना। स्किल्स उसके अंदर जो है यहाँ पे अपने जो है उन्होंने शेयर किए एक दूसरे ने, है ना। दोनों कंपनियां जो आपस में मर्ज कर रही है या फिर जो एक्विजिशन हो रहा है जिस भी कंपनी का, तो आपस में काफ़ी सारे स्किल्स भी आ रहे हैं। अगर मैं से फॉर एग्जांपल मैं टूथब्रश बनाने वाली कंपनी हूँ और सामने मैं कोई टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को यहाँ पे अक्वायर कर रहा हूँ, तो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी को जो है यहाँ पे स्किल्स है ना उसके पास, उसके भी काफ़ी सारे अच्छे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो मैं उसको भी ऑल टुगेदर अक्वायर कर रहा हूँ ना, पूरे बिजनेस को अक्वायर करके मैं अपने पास लेकर के आ रहा हूँ, अपने पास पूरी उस बिजनेस की ओनरशिप ले रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को उसके अंदर जो है काफ़ी सारा स्किल्स, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड जो मेरा वहाँ पे जो एम्प्लॉय का मेरे पास जो टैलेंट का रिसोर्स पूल रहेगा, है ना, उसको भी मैं वहाँ पे अक्वायर कर रहा हूँ, तो स्किल्स वगैरह में भी मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। तो यहाँ पर अपने को जो है काफ़ी जो है यहाँ पे अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपन एक्विजिशन और मर्जर की तरफ जाते हैं तो अपने लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव टेम्पटिंग होगा, अपने को बहुत ज़्यादा इच्छा होगी कि यार अपन ने एक्विजिशन करना चाहिए, मर्जर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम अपना बच जाता है, रिस्क कम हो जाता है, शेयर हो जाता है ना बेसिकली रिस्क। अगर आप मर्ज कर रहे हो तो आपके पास एक तरीके से आपके पास जो एक बंदा आ गया, है ना। मेरे पास मैं टूथपेस्ट बना रहा था, वो सामने वाला टूथपेस्ट बना रहा, मैं टूथपेस्ट बना रहा हूँ, सामने वाला आपका टूथब्रश बना रहा है ना, या फिर वाइस वर्सा, जैसे तुम्हारे को मर्जी है तुम ले लो, है ना, या फिर कोई भी तुम जो प्रोडक्ट है उसको ले सकते हो यहाँ पे अपने दिमाग में। तो तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यार मेरा रिस्क भी कम हो रहा है। अगर मैं खुद से टूथपेस्ट बनाने शुरू कर देता या फिर टूथब्रश बनाने शुरू कर देता तो मेरे को शायद रिस्क ज़्यादा होता, चलता नहीं चलता। लेकिन ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो कि चल रहा है, तो मैं उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं मर्ज हो रहा हूँ, फिर उसको मैं अक्वायर कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई यार ये ऑलरेडी बिजनेस इसका चल रहा है, तो रिस्क इतना नहीं रहेगा कि आगे भी चलेगा नहीं चलेगा, उसका रिस्क इतना मेरे को नहीं रहेगा। ऑलरेडी चल रहा है, उसने शुरुआत ले ली है, अच्छा अपने को डिसेंट दिख रहा है, ग्रोथ उसका हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो रिस्क कर रहे कहीं ना कहीं कम रहेगा एज कम्पेयर टू अगर मैं एक ऑल टुगेदर नया बिजनेस शुरू करता हूँ। तो इस वजह से जो है मेरा जो ये प्रपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग,
काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे लिए होने वाला है। काफ़ी सारी आपको जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीज करने को देखने को मिल सकती है। अब जो उसको क्लाइंट्स थे, उसके जो क्लाइंट्स थे वो अब मेरे क्लाइंट्स बन जाएंगे, है ना। उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह आने वाले थे वो मेरे पास भी आएंगे, है ना। पहले ऐसा हो रहा था कि मेरे को सिर्फ टूथपेस्ट बनाने वाले जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे थे, टूथपेस्ट बनाने वाले मेरे को जो यहाँ पे ऑर्डर्स मिल रहे थे, क्योंकि मैं टूथपेस्ट बना रहा था पहले। अब मैंने टूथब्रश बनाने वाली कंपनी के साथ भी जो है यहाँ पे मर्जर कर लिया है, उसका एक्विजिशन कर लिया, तो मेरे को वो वाले ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो मेरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पे जो है आपका एक्विजिशन एंड मर्जर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे पसंद करते हैं। अगर उनको एक्सपांड करना है अपना बिजनेस को, तो वो एक्विजिशन एंड मर्जर को जो है ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अर्ज टू ग्रो, एक्विजिशन एंड मर्जर्स आर रिसोर्टेड फॉर पर्पज ऑफ अचीविंग अ मेजर ऑफ सिनर्जी। आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा आपका बॉन्ड बनता है। आप अगर जो है मर्जर कर रहे हो तो आपका जो है वो फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, आप जो है आपके पूरा प्रॉपर अच्छे से टर्म्स वगैरह डिस्कस करते हो। ऐसा नहीं होता एक्विजिशन के अंदर, मैंने बताया आपको कि एक फर्म जो है आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहेगी और दूसरी फर्म थोड़ी सी वीक पोजीशन के अंदर रहेगी। आप उसकी वीक वाली सिचुएशन का जो है यहाँ पे फायदा उठाओगे, स्ट्रॉन्ग फर्म जो है उसकी वीक सिचुएशन का थोड़ा सा जो है फायदा उठाने वाली है। लेकिन आपके मर्जर के अंदर ऐसा नहीं होने वाला सर। मर्जर के अंदर कैसा होगा, बेसिकली मर्जर के अंदर यहाँ पे जो है आप जो है सारा कुछ फ्रेंडली टर्म्स पे डिस्कस करोगे। ऐसा नहीं रहेगा कि एक पार्टी को एडवांटेज है तो दूसरी पार्टी को, दूसरे फर्म को यहाँ पे डिसएडवांटेज मिल रहा है, फिर थोड़ा सा कम एडवांटेज मिल रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। दोनों को कहीं ना कहीं जो है इक्वली जो है फ्रेंडली टर्म्स पे जो है वो लोग चीज़ों को एग्री करेंगे। दोनों को कहीं ना कहीं अच्छे म्यूचुअल बेनिफिट जो है देखने को मिलने वाले, है ना। Between the parent and the acquired enterprise, synergy may result from such basis as physical facilities, technology and managerial skills. सिंपल सी बात है ना, पहले मेरे पास जो है यहाँ पे जो है से फॉर एग्जांपल 50 लोगों का मेरा स्टाफ था पहले। अब मैंने एक दूसरी फर्म है उसके साथ मैंने मेरी फर्म को मर्ज कर लिया, वो दूसरी फर्म के पास और 50 इंप्लॉयज़ है। तो पहले मेरे पास सिर्फ 50 इंप्लॉयज़ थे, लेकिन अब मैंने दूसरी फर्म के साथ अपने फर्म को मर्ज करके मेरे एम्प्लॉय का मेरे जो एम्प्लॉय का काउंट है उसको बढ़ा दिया। पहले 50 इंप्लॉय होते थे, अब दोनों फर्म्स में आपस में मर्ज करके हमने 100 इंप्लॉय बना दिए, है ना। तो वो आपस में जो है अभी 100 इंप्लॉय हो गए। पहले मेरे पास जो है यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी जो मशीनरी थी मेरे पास, वो 2-3 मशीनरी होती थी। सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 2-3 मशीनरी थी। हम लोगों ने आपस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया और अब हमारे पास अब 6-7 मशीनरी है ना। तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपका जो है यहाँ पे स्किल बढ़ जाता है। 50 एम्प्लॉय थे, वहाँ पे भी 50 एम्प्लॉय थे, हमने फॉर्म को मर्ज कर लिया, अब टोटल 100 एम्प्लॉय हो गए। 100 के 100 एम्प्लॉय अब साथ में काम करेंगे। पहले वो 50 आपस में कम्पीट कर रहे थे, है ना, यहाँ के 50 वहाँ के 50 दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्योंकि मर्ज कर लिया इन दोनों कंपनीज को, तो अब दोनों 100 के 100 सारे के सारे मिल करके जो है यहाँ पे साथ में काम करने वाले। तो हमको कहीं ना कहीं फर्म को जो है ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलने वाली है ना। टेक्नोलॉजी के इसमें मैंने आपको बताया, पहले मशीनरी हमारे पास जो है 2-3 हुआ करती थी, वहाँ पर भी जो है 2-3 मशीनरी होती थी। अब जो है 6-7 मशीनरी एक साथ चलेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। पहले इधर मेरे इंडिविजुअल फर्म के अंदर 2-3 मशीनरी अलग से चल रही थी, वहाँ पे अलग से चल रही थी, हम दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे। अब हमने हाथ मिला लिया है, अब हमारा प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, प्रोडक्शन का कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट भी जो है बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलने वाले हमारे एक्विजिशन एंड मर्जर से। There is a thin line of difference between two terms, but the impact of combination is completely different in both the cases. मर्जर और एक्विजिशन को अब हम लोग समझने वाले हैं। ये तो बेसिक हम लोग जो है मर्जर एंड एक्विजिशन के जो है फायदों के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या फायदे हमको जो है यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन करके मिलने वाले हैं। अब अपन मर्जर को समझते हैं और एक्विजिशन को समझते हैं कि भाई क्या है मर्जर और क्या है एक्विजिशन। ऑलरेडी मैं आपके साथ जो है एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बस अपने को एक बार रीड करना है अपने नोट से। मर्जर इज अ प्रोसेस व्हेन 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपांड देयर बिजनेस ऑपरेशन। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी साथ में आती है, साथ में आकर के हाथ मिलाती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, तो उस सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं मर्जर। इन सच अ केस दैट डील्स गेट फाइनलाइज ऑन फ्रेंडली टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया टर्म्स फ्रेंडली टर्म्स होते हैं। आपका ऐसा नहीं रहता कि एक पार्टी को जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक पार्टी वीक है एक पार्टी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं रहता। दोनों पार्टी जो है इक्वल स्टेज पे ऑपरेट कर रही रहेगी, दोनों को इक्वली फायदे आपको देखने को मिलने वाले होंगे। अगर कोई 60-40 की भी डील होती है तो वो एकदम मतलब दोनों का यहाँ पे जो है यहाँ पे ये रहेगा, अप्रूवल रहेगा, दोनों का कंसेंट रहेगा कि भाई हाँ मेरे को 40 केस में मैं खुश हूँ, तू 60 केस में खुश रहे। ऐसा नहीं रहेगा कि उसको ज़बरदस्ती अपन 40% का शेयर जो है एक्सेप्ट करने के लिए लगवा रहे, है ना। एक्विजिशन में अगर 60-40 हो रहा है तो जो 40 वाली फर्म जो 40 में मान रही है उसको हम लोग ज़बरदस्ती करके जो है 40 में मनवाएंगे कि भाई तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो 40 में मानना ही पड़ेगा। और जो यहाँ पर मर्जर के केस में 60-40 का अगर जो यहाँ पे शेयर ये एग्री होता है तो वहाँ पे म्यूचुअली वो लोग एग्री करेंगे कि हाँ भाई मेरा 40% जितना कंट्रीब्यूशन है तो मेरे को 40% शेयर ही जो है मंजूर रहेगा, तेरा 60% है तो 60 कर ले। तो वहाँ पे फ्रेंडली टर्म्स पे एकदम सोच समझ के आप जो है यहाँ पे डिस्कस करके चीज़ों को जो है दोनों का आप कंसेंट लेकर के, दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कंसेंट लेकर, दोनों पार्टीज़ का कंसेंट लेकर के, दोनों पार्टीज़ का एग्रीमेंट लेकर के प्रॉपर आप जो है फ्रेंडली टर्म्स पे उसको फाइनलाइज करोगे डील को। एक्विजिशन में क्या होगा, एक्विजिशन में आपको जो है मानना पड़ेगा जो भी आपका स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, जो
भी जितने में भी वो आपको अक्वायर कर रही है, जितना भी वो शेयर अपना हिस्सा वहाँ पे रख रही है ना, आपको आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ आवाज़ ही नहीं उठा सकते हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप एक वीक पोजीशन में हो। आप जो है आप वीक पोजीशन में, आपको जो है पैसों की ज़रूरत है, वो आपको पैसे दे रहा है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको स्कैम 1992 का हर्षद मेहता वाला भी सीन बताया कि भाई आपका स्कैम 1992 किसने देखा हुआ है, तो उसको याद आ रहा रहेगा कि भाई हर्षद मेहता की ऐसा सिचुएशन आ गया था कि उसको लोन चाहिए था, लेकिन उसको कोई लोन दे नहीं रहा था, तो वो अपने कंप्यूटर के पास ही गया, उसका जो एक कंप्यूटर था उसके पास ही गया, उसके जाकर के उसने बताया कर कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तू मेरे एसेट्स है 1400 करोड़ के एसेट्स है, तू उसको जो है यहाँ पे जो है अपने पास गिरवी रख ले और मेरे को 1400 करोड़ दे दे, है ना। तो उसने बोला नहीं, मैं 1400 करोड़ के एसेट्स तो रख लूँगा, लेकिन उसके बदले मैं तेरे को सिर्फ 500-600 करोड़ ही दूंगा, है ना। तो ये गलत बात है ना, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है, उसकी सिचुएशन का जो यहाँ पे वो फ़ायदा उठा रहा है। तो सर एक्विजिशन के अंदर ऐसा होएगा कि आपका फ़ायदा उठाया जाएगा, आपको जो भी शेयर दिया जा रहा है, जितना भी शेयर दिया जा रहा है, आपको उस पर मंजूर करना पड़ेगा, आपको वो मंजूर होगा, है ना। आप उसके अगेंस्ट कुछ भी बोल नहीं सकते हो। लेकिन मर्जर में ऐसा नहीं रहेगा, मर्जर के अंदर आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे कि भाई आपका कितना शेयर होना चाहिए, सामने वाला आपका जो पार्टनर है, जो जिसके साथ आप मर्ज हो रहे हो, जिसकी फर्म के साथ आप मर्ज कर रहे हो, है ना, जिसके बिजनेस के साथ आपका बिजनेस मर्ज हो रहा है, उसके साथ आप फ्रेंडली बैठ करके बातों को डिस्कस करोगे, इन चीज़ों को जो है वहाँ पे आप एग्री करोगे। एंड बोथ द ऑर्गेनाइजेशन शेयर प्रॉफिट इन द न्यूली क्रिएटेड एंटिटी। जो भी आपका न्यूली क्रिएटेड एंटिटी रहेगा उसके अंदर आप जो है दोनों के दोनों फर्म जो है यहाँ पे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्या रेशियो रहेगा वो लोग आपस में जो है म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। इन मर्जर टू ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल गेन्स अलॉन्ग विद ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। जो भी उनके बीच में आपस में पहले बैरियर्स थे, पहले जो कि वो आपस में जो है कंपीटर हुआ करते थे एक दूसरे के, है ना, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अपने कंपटीशन को जो है खत्म कर रहे, साथ में हाथ मिला रहे और साथ में मिल करके अभी काम कर रहे हैं, है ना। तो वो जो पहले एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर, पहले एक दूसरे के साथ वो कंपीट कर रहे थे, पहले साथ में काम नहीं कर पा रहे थे, उस बैरियर को वो हटा रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि भाई हम लोग साथ में आते हैं और साथ मिल करके जो है यहाँ पे काम करते हैं। इससे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल गेन्स उनको बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। पहले जो है आपका जो है शेयर बढ़ जा रहा था, आप क्योंकि दोनों आपस में compete कर रहे थे, अब आप दोनों ने हाथ मिला लिया और हाथ मिला करके आप जो है पूरा आप जो है मार्केट के ऊपर राज कर रहे हो। पहले हो सकता है आप मार्केट में सिर्फ दो ही आपकी जो है यहाँ पे फॉर्म्स हुआ करती थी, अब दो फॉर्म्स ने देखा करके यार यहाँ पर जो है मेरे को 50-50 मिल रहा है, फिर 60-40 मिल रहा है, एक काम करते दोनों साथ में हाथ मिला लेते और पूरा 100% शेयर को एंजॉय करते, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, बेसिकली आपको यहाँ पे बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले। बस आपको क्या करना है, आपके कंपटीशन को खत्म करना है, ट्रेड बैरियर्स को हटाना है, साथ में आपको हाथ मिला करके जो है आगे काम करना शुरू करना है। तो ये था आपका क्या सर, ये था आपका मर्जर वाला पार्ट, है ना, कि ये तो अपन देखा कि मर्जर मतलब क्या। अब अपन देखते हैं एक्विजिशन मतलब क्या। ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं, बस अपने को रीड करना है। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर, याद रखना वर्डिंग यहाँ पे क्या यूज हुआ है, टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन। आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर रहा है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर रहा है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशन है बिजनेस के, वो सारे के सारे वो वाले जो फर्म टेक ओवर कर रही है ना, वो जो है यहाँ पे कंट्रोल करने वाली है। इट इज़ नोन एज एक्विजिशन। उसको अपन क्या बोलेंगे सर, उसको अपन जो है एक्विजिशन वहाँ पे बोलने वाले है सर। इन एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन। इधर क्या होगा सर, एक्विजिशन के अंदर एक कंपनी जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहेगी, वो ओवर पावर कर जाएगी वीकर वन को। मैंने आपको जैसे बताया कि एक कंपनी यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर रहेगी, दूसरी कंपनी जो है कंपेरेटिवली जो है वीक पोजीशन के अंदर रहेगी, उसको जो है माननी पड़ेगी टर्म्स को, जो भी टर्म्स जो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रॉन्ग कंपनी रख रही है उसको अक्वायर करने के, उस सारे टर्म्स को जो है उसको मानना पड़ेगा। वो उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा सकती, वीक वाली कंपनी जो है आवाज़ नहीं उठा सकती कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये मेरे लिए जो है अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकती है। जो भी टर्म स्ट्रॉन्ग कंपनी रखेगी, वो सारे टर्म्स को जो यहाँ पे वीक वाली कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। एक्विजिशन ऑफन हैपन ड्यूरिंग रिसेशन। नॉर्मली हम लोग जब हमारे इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा होता है ना, वहाँ पर होते हुए हम लोग एक्विजिशन को देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्ट्रॉन्गर वन ओवर पावर्स द वीकर वन, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। द कंबाइंड ऑपरेशन देन रन अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी। उसके बाद क्या होगा सर, जितने भी कंबाइंड ऑपरेशन होंगे ना, दोनों फर्म को मिला करके जितने भी ऑपरेशन होंगे ना, वो सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी जो फर्म, उसी नाम के अंदर चलेंगे, है ना। जो पावरफुल पोजीशन थी, जो पावरफुल एंटिटी थी आपकी, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर थी, उस एंटिटी के नेम के अंदर आपके जो सारे ऑपरेशन उसके आगे जो है वहाँ पे रन करेंगे। अ डील इन केस ऑफ एक्विजिशन इज ऑफन डन इन अनफ्रेंडली मैनर। जैसे कि मैंने आपको बताया, मर्जर फ्रेंडली टर्म्स पे होता है और एक्विजिशन जो है अनफ्रेंडली टर्म्स पे जो यहाँ पे होता है सर। It is more or less a forced acquisition where the powerful organization acquires the operation of the company that is in a weaker position and is forced to sell its entity है। जैसे बेसिकली मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया रहेगा कि मर्जर मतलब क्या और एक्विजिशन मतलब क्या सर। तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है, अगर आप एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज की तरफ जा रहे हो, तो आप एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटजीज की तरफ अगर जा रहे हो, तो आप मर्जर के थ्रू या फिर एक्विजिशन के थ्रू जो है यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो। ये आपका पहला ऑप्शन है
है ना। तो ट्री डायग्राम आपको कैसे चलेगा, पहले आपने एक्सपांशन स्टडीज देखा, एक्सपांशन के अंदर अपन ने देखा इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल वाले पार्ट का जितना भी ट्री नीचे आ रहा था वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन एक्सटर्नल स्टडीज के अंदर आ रहे हैं। एक्सटर्नल स्टडीज के अंदर सर आपकी जो है यहाँ पे दो तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हो आपके बिजनेस को। सबसे पहले आप जो है मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू कर सकते हो, एंड दूसरा आप जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू कर सकते हो। मर्जर एंड एक्विजिशन अपन समझ चुके, अब अपना पार्ट जो है अपना जो डिस्कशन अभी जो है होने वाला है वो स्ट्रैटेजिक अलायंस के ऊपर होने वाला है कि आप स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू भी जो है यहाँ पे एक्सपांशन कर सकते हो सर। तो नीचे आते हैं सर, नीचे आकर के हम लोग समझते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक अलायंस के अंदर जो है कैसे, सॉरी एक पार्ट अपना यहाँ पे रह गया, टाइप्स ऑफ मर्जर्स रह गया, मैं वही बोलूँ कुछ तो मिस हो रहा है यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ मर्जर्स अपना देखना बचा हुआ है, तो स्ट्रैटेजिक अलायंस को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, लेकिन स्टिल अभी अपना डिस्कशन हो गया तो मैं आपको ट्री डायग्राम बना करके वापस से एक बार दिखा देता हूँ कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। इधर देखे, इधर देखता हूँ, देखो लास्ट में होगा ना अपने पास पेज, लास्ट में पेज है, ये देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन पढ़ रहे हैं एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज, बराबर। एक्सपांशन के अंदर सर अपना जो है यहाँ पे ऐसे दो अपन जो यहाँ पे ब्रांच बनाते हैं अपने। एक्सपांशन आप कर सकते हो इंटरनल स्ट्रैटेजीज के थ्रू, और आप एक्सपांशन कर सकते हो किसके थ्रू, एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज के थ्रू। इंटरनल वाला पार्ट तो अपन ने देख लिया, तो इसके नीचे मैं फर्दर आगे नहीं बना रहा हूँ। अब अपन बनाएंगे एक्सटर्नल के नीचे दो, एक्सटर्नल के नीचे अगर आप बनाओगे देखोगे तो एक्सटर्नल के नीचे दो, पहला आप कर सकते हो मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू, है ना, मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू कर सकते हो, और दूसरा आप किसके थ्रू कर सकते हो, तो दूसरा आप स्ट्रैटेजिक अलायंस बना करके कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या कैसे बनाओगे ये हम लोग प्रोबेबली कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी एक पार्ट और डिस्कस करना था जो कि मेरे से थोड़ा सा रह गया, जो कि मैं थोड़ा सा भूल गया, जो कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको डिस्कस नहीं भी करूँ ना तो भी तुमको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है अपने मॉड्यूल के अंदर, तो मेरे को फॉर्मली सारी चीज़ें फिर से एक बार डिस्कस करनी पड़ेगी ताकि वो तुम्हारे से अच्छे से जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी अपन जो चीज़ देखने वाले स्ट्रैटेजिक अलायंस तो अपन कल देखेंगे, जो कि दूसरा ब्रांच अपन देख रहे हैं। अगर अपने को एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करना है एक्सपांशन के लिए तो स्ट्रैटेजिक अलायंस एक दूसरा तरीका आता है, उसको अपन कल देखने वाले। लेकिन पहला तरीका को अपन जो है पूरा कंप्लीट करते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन को अपन ने समझ लिया। लेकिन अब मर्जर के भी ना अलग अलग टाइप्स है, आप अलग अलग टाइप से जो है यहाँ पे मर्जर कर सकते हो। ये टाइप्स क्या रहेंगे, ये टाइप्स वही टाइप्स रहेंगे जो कि अपन ने अपने डाइवर्सिफिकेशन के अंदर देखे थे। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा ना कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्सेंट्रिक के अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सेम चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले मर्जर के अंदर में भी, एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज के अंदर में भी, कि आप जो है कॉन्सेंट्रिक करोगे, है ना। कॉन्सेंट्रिक के अंदर अगेन वही आपके दो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के अंदर अगेन अंदर दो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना। कॉन्ग्लोमेरेट आपका रहेगा एक, है ना। तो वही आपके जो है यहाँ पर भी जो है चीज़ें रहने वाली है, तो लेकिन उसको आपके को फिर से फॉर्मली एक बार डिस्कस करना पड़ेगा ताकि अपना वो एकदम अच्छे से शॉर्ट जो है वो चीज़ जो है यहाँ पे हो जाए अपने से। तो उसको एक बार मैं लेकर के आता हूँ। ये देखो, ये जो अपन ने देखा ना अभी डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, वर्टिकल, फॉरवर्ड, वही सारी चीज़ें अभी आपको मर्जर के अंदर भी देखने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ मर्जर जो है अब अपन जो है देखने जा रहे, है ना। क्वेश्चन आपके लिए है कि आ सकता है एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मर्जर, या फिर आपको आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है कि वो कौन सा मर्जर हुआ है बताओ। ऑलरेडी वही एग्जाम्पल है, सेम पूरा सेम कंटेंट पूरा वही है, जस्ट एक बार रीड करते हैं अपन। सबसे पहला आ रहा है सर आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। सबसे पहला आ रहा है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में सेम सर, हॉरिजॉन्टल मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इंगेज इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री में आपके फर्म्स होते हैं और वो लोग आपस में मर्ज करते हैं एक दूसरे को। इट इज़ अ मर्जर विद अ डायरेक्ट कंप्यूटर। आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर के साथ जो है यहाँ पे डायरेक्टली मर्ज होते हो। अगर आपको याद रहेगा ना, डाइवर्सिफिकेशन के अंदर हमने सेम लाइन पढ़ी हुई है, सेम लाइन, कि आप क्या कर रहे हो, टेक ओवर करते हो आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट को। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप टेक ओवर नहीं कर सकते क्योंकि आप मर्ज कर रहे हो, है ना, आप मर्ज हो रहे हो। तो बस वर्डिंग हल्के से अलग अलग हो जाएंगे, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे टेक ओवर लिखा है, वहाँ पे आप मर्ज लिखोगे बस, कि यहाँ पे अपन जो है उसको टेक ओवर नहीं कर रहे, अपन उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, है ना। पर मर्ज किसके साथ हो रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर के साथ मर्ज हो रहे हैं, है ना। तो ऊपर आप कंप्यूटर के प्रोडक्ट को टेक ओवर कर रहे थे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, एक हाथ वर्ड बस इधर उधर रहेगा। मर्जर के अंदर मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया, मर्ज ये वर्ड को तुमको इस्तेमाल करना है ना, कि आप आपके कंप्यूटर के साथ में मर्ज हो रहा है। जो भी आपका डायरेक्ट कंप्यूटर होगा उसके साथ आप मर्ज हो जाओगे। पहले आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे, अब आप जो है कंपीट नहीं करोगे, आप उसके साथ हाथ मिला करके अब उसके साथ में काम करोगे, तो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस टाइप ऑफ मर्जर इज टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अच्छा, क्यों आप करते हो हॉरिजॉन्टल मर्जर, तो आप उसको इसके लिए करते हो ताकि आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करने को मिले, ताकि आपका प्रोडक्शन का जो स्केल है वो बढ़ जाए, है ना। पहले आप 50,000 टन बना रहे थे, वो 50,000 टन बना रहा है। अब आपने बोला करके हम चल साथ में आ जाते और दोनों मिल करके 1 लाख टन बनाते, है ना। तो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को जो है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट आपका कम हो जाएगा जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे क्या करते हो, इसके लिए आप जो है हॉरिजॉन्टल मर्जर करते हो।
इन द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग बाय शेडिंग अप डुप्लीकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन एंड फंक्शंस, आपके जो फंक्शंस है इंस्टॉलेशन, जो भी आपके फंक्शंस है वेरियस अदर फंक्शंस रहेंगे, वो आपके जो है डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा अभी, है ना। पहले उसके बाद उसके अलग फंक्शंस चल रहे थे, आपके अलग फंक्शंस चल रहे थे, अब आपने हाथ मिला दिया है, आपके एक ही फर्म हो चुकी है अभी आपकी, है ना। आप लोगों ने साथ में मर्ज कर लिया एक दूसरे को, तो फंक्शंस भी अभी एक ही चलेंगे, है ना। तो बेसिकली आपका कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो अपना अलग अलग कर रहा है, आप आपका अलग अलग काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है, आप साथ में मिल करके काम कर रहे हो, है ना। तो एक ही तरीके से काम होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर सर अगर आप देख सकते हो तो एग्जाम्पल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, अपन ने एग्जाम्पल को सेम एग्जाम्पल को डिस्कस किया। सेम आप हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर भी अपन देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया थ्रू द मर्जर ऑफ लिप्टन इंडिया एंड ब्रुक बॉन्ड। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो करके, आपका जो है यहाँ पे मर्जर हुआ था ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया का। ब्रुक बॉन्ड मैंने बताया ब्लैक टी बनाती है, लिप्टन इंडिया आपका जो है यहाँ पे ये बनाती थी ग्रीन टीज, फिर आपका जो है यहाँ पे ये वाली टी बनाती थी आइस टी, है ना। तो ब्रुक बॉन्ड को भी वो धंधा करना था, तो ब्रुक बॉन्ड ने बोला करके अपन खुद से करेंगे तो टाइम लगेगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा, एक काम करते लिप्टन के साथ जो है अपन मर्ज हो जाते और रिस्क टाइम, है ना, उन सब चीज़ों को कम करते, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इनका एक मर्जर यहाँ पे हुआ था और इस मर्जर को अपन हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कंपीटर थे, दोनों टी बना रहे थे, कंपीट कर रहे थे। बोला चल भाई अभी कंपीट नहीं करते, साथ में हाथ मिल करके काम करते हैं, ब्लैक टी भी आ जाएगी, ग्रीन टी भी आ जाएगी, है ना, और भी कोई टी नहीं लेकर के आ जाएंगे। तो वो वहाँ पे जो है अपने को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मर्जर देखने को मिला। अगला जो आपका मर्जर हो रहा है वो हो रहा है सर वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर के अंदर क्या हो रहा है सर, एक बार पढ़ते, अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। वर्टिकल मर्जर में तुम अगेन वही चीज़ ध्यान में रख सकते हो, अपना जो एग्जाम्पल है मिल्क वाला, कि आपने जो है क्या कर लिया, अगर आप खुद से जो है मिल्क से आपके जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, पनीर दही चीज़ ये बनाने शुरू कर रहे हो खुद से ही, तो सर वहाँ पे जो है आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो जो कि पनीर बनाती है और उसके साथ आप मर्ज हो रहे हो, है ना, उसके साथ आप आपकी कंपनी को मर्ज कर रहे हो, जो कि मिल्क आपका काम क्या है, आपकी कंपनी का काम क्या है, आप मिल्क सप्लाई करते हो, आपकी कंपनी का काम है आप मिल्क बेचते हो, है ना। आपने टाइप किया, आपने मर्जर किया किसके साथ, उस कंपनी के साथ में जो पनीर बनाती है। तो आपने क्या किया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। वर्टिकल के अंदर भी अपन क्या देखते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया, आपने वर्टिकल मर्जर किया, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया आपने। क्यों? आप खुद से नहीं बना रहे हो प्रोडक्ट, आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढी जो कि पनीर बना रही है और आपने उसके साथ मर्ज कर लिया अपनी कंपनी को। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल मर्जर जो है आप कर रहे हो। सिमिलरली बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो आप मिल्क बेचते हो, है ना, पहले आप किसी और से दूध खरीदते थे फिर बेचते थे, अब आपने बोला एक काम करते, ये जो दूध जिससे मैं दूध खरीद रहा हूँ ना, उसके साथ मैं मर्जर कर लेता हूँ, उसके साथ मैं मर्ज हो जाता हूँ, है ना, उसके बाद मैं मर्ज हो जाता हूँ, अपनी कंपनी को एक कंपनी बना देता हूँ। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई चेन वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप खुद के डेयरी फार्म्स नहीं शुरू कर रहे हो, आप जिससे ले रहे थे आपने उसके साथ जो है एग्रीमेंट वगैरह कर लिया और आपने बोला आप साथ में बिजनेस करेंगे अपन, है ना, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह रहेंगे आपस में बांट लेंगे दोनों बिजनेसेस से और उसको मर्ज कर लेते हैं अभी अपन, है ना। तो वैसे सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा सर, वैसे सिचुएशन में वो जो है बैकवर्ड मर्जर हो जाएगा। तो सर ये था आपका बैकवर्ड मर्जर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्टिकल मर्जर भी अपने को समझ में आ चुका रहेगा। उसके बाद सर अपन अगला आते हैं, अगला अगर आप मर्जर देखोगे तो आता है कोजेनरिक मर्जर। कोजेनरिक मर्जर के अंदर सर अगर आप देखोगे तो कोजेनरिक मर्जर के अंदर सर क्या बोल रहे हैं वो लोग, इन कोजेनरिक मर्जर टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएट इन सम वे और अदर रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। आप कैसे ना कैसे करके तो भी कोजेनरिक के अंदर वो लोग बोल रहे हैं कि आप कैसे ना कैसे करके तो भी जो है आप उसका सिमिलरिटीज कुछ ना कुछ करके तो होगी। जो भी आप नया जो मर्जर कर रहे हो नई कंपनी के साथ, जिसके साथ भी आपका मर्जर हो रहा है और जो भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर जो भी आपका जो कंपनियों के साथ हम मर्ज कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी कंपनियों के अंदर सिमिलरिटीज़ रहेगी। या तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, कोई बिजनेस या फिर आपका जो बिजनेस जो आपका मार्केट है जिधर आप आपका बिजनेस करने वाले हो वो मार्केट कहीं ना कहीं आपकी सिमिलर रहेगी, है ना। कुछ टेक्नोलॉजी जो कि रिक्वायर्ड है वो आपका कहीं ना कहीं जो है सेम रहेगा। Such merger includes the extension of the product line or acquiring components that are requiring in daily operations. It offers great opportunities to business to diversify around a common set of resources and strategic requirements. Example सर एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया हुआ है। An organization in an white goods categories such as refrigerator can diversify by merging and another organization having business like kitchen appliance. आप क्या कर रहे हो, आपकी एक से फॉर एग्जाम्पल कंपनी है जो कि से फॉर एग्जाम्पल जो है अपन अपना एग्जाम्पल यहाँ पे बनाने की कोशिश करते, से फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर जो है कोजेनरिक मर्जर के अंदर आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि से फॉर एग्जांपल आप जो है यहाँ पे आप जो है यहाँ पे कपड़े बनाते हो आप। इस बेसिकली कोजेनरिक मर्जर इज नथिंग योर हॉरिजॉन्टल के साथ सिमिलर ही है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इसको हॉरिजॉन्टल के साथ सिमिलरली है। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं यार कि यार यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स वाली बनाने वाली कंपनी ने जो है किचन अप्लायंस बनाने वाली कंपनी के साथ यहाँ पे मर्ज कर लिया अपने आप को, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमिलरिटीज़ ही है। बट इसके अंदर अगर अपन जो है अपना कुछ एग्जांपल यहाँ पे बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से अगर आपका जो है अगर अपन बोल रहे कि
यहाँ पे शूज़ बनाने वाली कोई कंपनी है ना, जो कि शूज़ बनाती है, फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर ही है, तो उसने शूज़ बनाते साथ साथ जो है कुछ ऐसा कुछ में कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने चप्पल बनानी शुरू कर दी, है ना। तो शूज़ भी बना रहा है, चप्पल भी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का बेस है वो कहीं ना कहीं सेम बन रहा है ना। तो उसने क्या किया, शूज़ बनाने वाली कंपनी ने से फॉर एग्जाम्पल मर्ज कर लिया आपकी चप्पल बनाने वाली कंपनी के साथ। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, नाइकी ऐसे फॉर एग्जाम्पल शूज़ बनाता है, उसने जो है यहाँ पे मर्जर कर लिया किसके साथ में, पैरागॉन के साथ में। पैरागॉन की चप्पल आती है, उसके साथ में उन्होंने आपस में दोनों ने जो है हाथ मिला लिया और बोला अपन साथ में जो है यहाँ पे बिजनेस करेंगे। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो उसको कोजेनरिक मर्जर हो गया वो, है ना, कि शूज़ बना रहा है एक कंपनी, दूसरी कंपनी वाले की चप्पल, तो दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया। क्यों मर्ज किया, उन्होंने देखा करके भाई टेक्नोलॉजी सेम पड़ रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस अपना कहीं ना कहीं सेम पड़ रहा है ना, मार्केट अपनी सेम है, वही फुटवेयर इंडस्ट्री है। जैसे कि इधर भी अगर आप मॉडल का एग्जांपल देखोगे तो रेफ्रिजरेटर्स है, रेफ्रिजरेटर्स के साथ आपने बोला करके मैं चलो मिक्सर बनाना शुरू करता हूँ, है ना। आपने बोला करके चलो मैं एक काम करता हूँ जो है मैं कोई और ग्राइंडर वगैरह कुछ भी ऐसे मतलब अप्लायंस बनानी शुरू करता हूँ जो कि किचन में ही काम आता है। रेफ्रिजरेटर मोस्टली किचन में ही लगता है ना। तो आपने कोई ऐसा और दूसरा अप्लायंस बनाना शुरू कर दिया जो कि किचन में लगता है ना। आपने जैसे कि शूज़ है, शूज़ भी आप आपकी बॉडी पे पहनते हो, आपके पैरों पे पहनते हो, चप्पल भी आपके पैरों में पहनते हो, है ना। फिर उसके बाद सर आप जो है और भी इसके अंदर मल्टीपल आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हो सर। तो कोजेनरिक मर्जर एंड हॉरिजॉन्टल मर्जर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है, बट हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर अगर आप देखोगे तो आप आपके कंप्यूटर के प्रोडक्ट को जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर आप जो आप जाकर के हाथ मिला रहे हो, है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात करूँ, ऊपर अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन की, तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर को जनरिक करके कुछ दूसरा नहीं है, समझ रहे हो। तो मर्जर के अंदर हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड को जनरिक मर्जर को थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजिंग यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऊपर हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन जा रहे हो ना, तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर को जनरिक भी आ जा रहा है, समझ रहे हो। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर अगर तुम देखोगे ना, तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर सर आप कंप्यूटर का प्रोडक्ट अक्वायर करो, आप कोई भी सिमिलर बिजनेस नया बिजनेस आप लेकर के आओ जो कि आपका जो कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है ना। आपके कोई प्रोडक्शन का प्रोसेस सिमिलर है, टेक्नोलॉजी सिमिलर है ना, वैसा कुछ करो तो वो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ही जाएगा। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर के साथ अपने हाथ मिला रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर आ रहे हो। अगर आप कोई भी ऐसे आपके ऐसे की फर्म के साथ आप हाथ मिला रहे हो जिसका फर्म के साथ आपका कोई सिमिलैरिटीज मिल रहा है, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है, टेक्नोलॉजी कुछ सिमिलर यूज हो रही है ना, अगर वैसी फर्म के साथ आप हाथ मिला रहे हो तो उसको उन्होंने को जेनरिक के अंदर रखा है ना। तो उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन को नीचे लाकर के स्प्लिट कर दिया है। हॉरिजॉन्टल मर्जर अलग एक टर्म रखा है और को जेनरिक मर्जर एक अलग टर्म रखा है। हॉरिजॉन्टल मर्जर के लिए इन्होंने बोला करके अगर कंप्यूटर के साथ हाथ मिला रहे हो तो तुम्हारा जो है वो हॉरिजॉन्टल मर्जर रहेगा। नीचे को जेनरिक मर्जर के अंदर ये लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसी फर्म के साथ हाथ मिला रहे हो जिसका मतलब टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन का प्रोसेस या फिर मार्केट कुछ ना कुछ सिमिलरिटी बन रहा है, ऐसी फर्म के साथ हाथ मिला रहे हो तुम, तो फिर वो को जेनरिक मर्जर के अंदर हम लोग रखेंगे। उसके बाद आपका आता है सर कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर सिंपल सी बात है सर, जो भी आप नई कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हो, जो भी नई फर्म के साथ आप हाथ मिला रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, मर्ज हो रहे हो, उसका और आपकी कंपनी का कोई भी संबंध नहीं है। से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैं बनाता हूँ से फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे टूथपेस्ट बनाता हूँ और मैं शूज़ बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो टूथपेस्ट और शूज़ का कोई संबंध ही नहीं है, समझ रहे हो। तो वो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है से फॉर एग्जांपल कॉफ़ी मेरा जो है कॉफ़ी का चेन स्टोर है, मैं कॉफ़ी के कैफेज है मेरे पास, है ना, और मैं हाथ मिला रहा हूँ एक कपड़े बनाने वाली कंपनी के साथ में, कपड़े बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हो रहा हूँ, तो कोई भी यहाँ पे जो है लिंकेज नहीं है ना। तो उसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर बोलेंगे, है ना। मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनी हूँ, है ना, और मैं मर्ज हो रहा हूँ से फॉर एग्जांपल जूते बनाने वाली कंपनी के साथ में, तो फ़ोन और जूते का कोई भी संबंध नहीं है, तो उसको अपन कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर जो है यहाँ पे बोलेंगे सर। बाकी टेक्स्ट में तो कुछ रखा नहीं है सर। सिर्फ एक बात आपको याद रखना है कि भाई जो भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और जो नया बिजनेस है जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, नई कंपनी है जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, मर्ज हो रहे हो, वो दोनों के कंपनियों के बिजनेस के बीच में आपस में कोई भी लिंकेज नहीं होना चाहिए, अनरिलेटेड बिजनेस होना चाहिए, तो वो आपको कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाया जाएगा सर। यहाँ तक का पार्ट अपन जो है इस लेक्चर में जो है रखते हैं। अपना अगला जो कल के लेक्चर के अंदर डिस्कशन होगा वो होगा एक्सपांशन थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो मैंने नीचे आपको जो चार्ट बनाया था, चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो अपन ने जो है सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन देखा। एक्सपांशन के अंदर अपन ने दो तरीके से देखा, एक्सपांशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल वाला पार्ट तो अपन ने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया है, देख लिया, अच्छे से समझ लिया। एक्सटर्नल वाले पार्ट के अंदर सर अपन ने जो है दो चीज़ें से देखा कि एक्सटर्नली अगर अपने को जो है एक्सपांशन करना है तो अपन जो है उसको दो तरीके से कर सकते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन करके कर सकते हैं या फिर अपन स्ट्रैटेजिक अलायंस करके कर सकते हैं, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन करके अगर अपने को करना है तो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, वो मतलब उधर जो है दो तीन तरीके अपने बनते हैं कि कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक मर्जर कर सकते हो, कोजेनरिक मर्जर कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल मर्जर कर सकते हो, है ना। कॉन्सेंट्रिक के अंदर भी आपका जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ गया, तो इधर कॉन्सेंट्रिक मर्जर नहीं रखा है उन्होंने,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मर्जर अलग से उन्होंने रखा हुआ है ना। वर्टिकल के अंदर अगेन वही फॉरवर्ड बैकवर्ड उन्होंने वो चीज़ भी रखी हुई है। फिर आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो गया, को जेनरिक मर्जर उन्होंने एक स्प्लिट किया हॉरिजॉन्टल मर्जर का ही, मतलब हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन का वो स्प्लिट है मेरे ख्याल से, तुम समझ में रहोगे। तो ये तुम लोग का जो है इतना पार्ट अपन ने यहाँ पे देखा हुआ है। स्ट्रैटेजिक अलायंस वाला पार्ट जो है अभी अपना पेंडिंग है। स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में अपन कल के लेक्चर के अंदर डिस्कशन लेने वाले हैं। आज अपन इस लेक्चर के अंदर यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा, और मिलता हूँ आपसे मैं अगले लेक्चर में। अपने दोस्तों को बता देना, नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गए हैं, तो वहाँ से जाकर के अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लेना, और दोस्तों तक अपनी ये बात न्यूज़ पहुँचा देना कि भाई फ्री स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बैच हो रहा है। इस वीडियो को, इस लेक्चर को तुमको लाइक करना है, दोस्तों तक अपने पहुँचा दो ये चीज़ कि भाई एक मिनट माइक गिर गया, हाँ, कि भाई लिंक ये अपने ग्रुप्स वगैरह में तुम शेयर कर दो। और मिलता हूँ मैं तुमसे अगले लेक्चर में। कोई भी दिक्कत है डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो, अपन उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, है ना। कोई भी टेंशन की बात नहीं है, हर एक चीज़ अपन एकदम डिटेल में देख रहे, समझ के जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 अपना ऑलमोस्ट अभी मेरे ख्याल से चैप्टर 4 अगर मैं बताऊँ तो और 5 लेक्चर तो चैप्टर 4 के और अपने होंगे, 4-5 लेक्चर और चैप्टर 4 के अपने होने वाले, 5 लेक्चर तो पकड़ के चलो कि चैप्टर 4 के अपने होने वाले। देन उसके बाद अपना लास्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 5, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को अपन जो है ख़त्म कर लेंगे। क्योंकि ये 2-3 दिन का गैप आ गया, तो शायद जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ मेरा टाइम, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना कुछ रेगुलरली देख नहीं रहा है, बट खैर मतलब अपन अपने साइड से जो है कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना बस फीडबैक वगैरह तुम दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगले लेक्चर में मिलता हूँ। टेक केयर।